हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम दो वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया की हैबिटेट और सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी साइनोबैक्टीरिया को अच्छी तरह से समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, आइए पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले कि हम साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट करें, हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट किया था और किंगडम मोनेरा के अंदर हमने जाना था कि इसके अंदर सारे के सारे प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद में जो सेकेंड कैटेगरी आती है किंगडम मोनेरा के अंदर, वो होती है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कैसे ये डिफरेंट है बैक्टीरिया से, ये सब बातें आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। साइनोबैक्टीरिया जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर साइनो का मतलब होता है ब्लू, बैक्ट का मतलब होता है रोड, यानी रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आप बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको कहा जाता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें एल्गी वर्ड इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से अलग कैसे हुआ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़ा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि ऐसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, वो सामान्य नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर होता है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। इसके साथ ही ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हमने ग्राम स्टेनिंग पर पूरा का पूरा एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाकर के आप पहले ग्राम स्टेनिंग के बारे में समझ लीजिए। वहां से आपको पता लग जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो उसके अंदर क्या खास बात होगी। तो साइनोबैक्टीरिया जो इवोल्व हुआ वो 3 बिलियन ईयर्स पहले इवोल्व हुआ, यानी कि काफी पहले ये इवोल्व हो गए थे। और इन्होंने जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीजेनिक हो गया, यानी इसमें ऑक्सीजन की भरमार हो गई। इनसे पहले, इनके इवोल्व होने से पहले जो हमारा एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो एनऑक्सीजेनिक था। यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इनके इवोल्व होने के बाद में क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन इवोल्व करना शुरू किया, फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में इकट्ठा हुई और उस ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में होने की वजह से ही और दूसरे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो इवोल्व होना शुरू हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ये इवोल्यूशन की दृष्टि से भी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को सेल्फ कंटेन्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, यूनिसेलुलर है और ज्यादातर हर तरह के एनवायरनमेंट में ये रह लेते हैं। तो अपना काम ये अपने आप चला लेते हैं, किसी दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं है। बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक तो होते हैं लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया हीटेरोट्रोफिक भी होते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया ऐसा नहीं है। साइनोबैक्टीरिया सेल्फ कंटेन्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अपना काम, अपने जीवन की सारी रिक्वायरमेंट ये अपने आप पूरा कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो साइनोबैक्टीरिया की एबिलिटी होती है, वो होती है एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कर सकते हैं और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक सेल होती है येलो कलर की जिसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट। उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो हेटेरोसिस्ट की वजह से ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइनोबैक्टीरिया का जो इसको और दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। अब हम देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया मिलता कहाँ पर है। साइनोबैक्टीरिया जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये अर्थ के हर हिस्से पर अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं और हर वो जगह जहाँ पर इनके लिए रहना पॉसिबल हुआ ये वहाँ पर रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन इनको कहा जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट
सब जगह पर ये बड़े आसानी से रह लेते हैं। इनकी बहुत सारी स्पीसीज आपको दिखेंगी पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक्स में ग्रो करती हुई, जो कि एक्वेटिक स्पीसीज होती है, यानी ये पानी में बड़े आराम से ग्रो करता है। इसके अलावा इसको थोड़ी सी मॉइस्चर अगर मिल जाती है तो ये रॉक्स पर, सॉइल और ट्री ट्रंक्स पर भी ग्रो करने लगता है। साइनोबैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज ब्रैकिश जोन में भी मिलती हैं। जो ब्रैकिश जोन होता है एक ऐसी जगह होती है जहां पर रिवर का वाटर और सी का वाटर आपस में मिक्स हो रहा होता है, यानी कि ब्रैकिश वाटर जोन एक इस तरह का जोन होता है जहां पर सैलिनिटी जो होती है रिवर वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सी वाटर से थोड़ी सी कम होती है, यानी कि एक संगम वाली स्थान होता है जहां पर एक रिवर और एक सी दोनों का वाटर आपस में मिक्स होता है। तो ऐसी जगह जहां पर सैलिनिटी जो है बिल्कुल मध्यम सी होती है, यानी मीडियम होती है, रिवर से ज़्यादा होती है और समुद्र से कम होती है। ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े आराम से साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता है और वहाँ पर ये फाइटोप्लैंक्टन्स की फॉर्म में मिलते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे ये होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं। तो वहाँ पर ये बड़ी आसानी से ग्रो कर रहे होते हैं, वहाँ पर फूड सिंथेसाइज करते हैं और वहाँ पर ये एल्गल ब्लूम्स भी करते हैं। एल्गल ब्लूम्स का मतलब होता है कि एक रिवर है, वो बहुत जगह से बह के आ रही है, बहुत सारा पोल्यूटेड वाटर उसके अंदर है, बहुत सारे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उनका यूज करना स्टार्ट कर देती है एल्गी और बहुत सारी एल्गी वहाँ पर ग्रो कर जाती है। ज़्यादातर एल्गी जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है वो ग्रो करती हैं, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी होता है और एल्गी भी होती है। तो ये इस तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं किसी वाटर के सोर्स के ऊपर, तो वहाँ पर से वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और उस पूरे के पूरे एरिया को पूरी तरह से वो डीकलराइज कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर जो आपको पानी है वो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वहाँ पर आपको ग्रीन कलर ही दिखाई देगा। इसका नुकसान होता है दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ पर उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो एल्गल ब्लूम्स जो होता है ये एक अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है एक्वेटिक इकोसिस्टम के हिसाब से, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है ये ब्रैकिश जोन में एल्गल ब्लूम्स भी करता है। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी मिलता है, जहां पर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मिडियम, ये नाम आपको याद रखना है। फॉर्मिडियम एक इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है जो मिलता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स में। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया बहुत ही लो टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि नोस्टॉक है। नोस्टॉक आइस में ग्रो कर लेता है, जो पोलर रीजन है अर्थ के उनमें नोस्टॉक बड़ी आसानी से ग्रो करता है, वहां पर ये मिलता भी है। इसके अलावा रेड सी का नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो रेड कलर होता है एक सी का, इसके अंदर एक साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज मिलती है, उसकी वजह से पानी का जो समुद्र के पानी का जो रंग है वो लाल कलर का दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम रेड सी बोलते हैं। वहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया वो बहुत ही एबंडेंस में मिलते हैं, और जो वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की मेन स्पीसीज मिलती है उसका नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेशियम। एरिथ्रेशियम यानी कि एरिथ्रोसाइट्स जो कि आरबीसी होते हैं, क्योंकि वो रेड कलर की होती है, तो वही नाम यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेशियम। ये भी नाम आपको याद रखना है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेशियम मिलता है रेड सी के अंदर, और रेड सी का कलर ये लाल कर देता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाता है लाइकेंस में, यानी लाइकेंस जो होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का और एल्गी का। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर की एक सिंगल सेल आप देख रहे हैं ये एक एल्गी की सेल है। इस तरह से यहाँ पर ये जो थ्रेड्स देख रहे हैं ये फंगस है, तो फंगस और एल्गी की एक एसोसिएशन बन जाती है जिसको लाइकेन बोलते हैं। तो इस लाइकेन के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया मिलता है। इसके अलावा एक साइनोबैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एनाबीना एजोली, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि ये एक साइनोबैक्टीरिया है, और ये मिलता है एजोला वाटर फर्न के अंदर। यानी वाटर फर्न जो है एजोला, इसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये जो है ये एक एजोला का प्लांट है। एजोला जो होते हैं ये टेरिडोफाइट्स होते हैं, और इनके अंदर आप ये देख सकते हैं ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नोस्टॉक जो होता है ये एंथोसिरोस के थैलस में भी मिलता है। एंथोसिरोस जो होता है ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोला टेरिडोफाइट है और एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया साइकस का जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती हैं उसके अंदर भी मिलता है। साइकस की जो रूट्स होती हैं उनको कोरेलोइड रूट्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक मैरीन ऑर्गेनिज्म कोरल की जैसी दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइकस का प्लांट है, ये आपने देखा होगा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में बहुत जगह यूज किया जाता है, सब जगह इसको आप देख सकते हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इसकी जो रूट्स होती हैं ये मैरीन
ऑर्गेनिज्म होते हैं कोरल्स, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और बहुत सारे कोरल्स एक जगह इकट्ठा होकर के कोरल रीफ्स बनाते हैं। इन कोरल रीफ्स की तरह की इनकी रूट्स होती हैं, यानी कि जो कोरल रीफ्स आप देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इस तरह की जो रूट्स होती हैं वो साइकस की रूट्स होते हैं, इसीलिए उनको कोरेलोइड रूट्स बोलते हैं। इन कोरेलोइड रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया बड़ी आसानी से रह लेता है। जो साइनोबैक्टीरिया कोरेलोइड रूट्स के अंदर मिलता है उसका नाम है एनाबीना साइकेडी, क्योंकि ये साइकस की कोरेलोइड रूट्स के अंदर मिलता है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी आसानी से यहाँ पर रह लेता है। अब ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर रूट की, रूट के अंदर ये जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं ये साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया की कैसी होती है, यानी साइनोबैक्टीरिया दिखने में कैसा दिखाई देता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकता है, यानी साइनोबैक्टीरिया की एक सेल भी हो सकती है या बहुत सारी सेल एक साथ मिलकर के कॉलोनी की फॉर्मेशन में भी रह सकती हैं। बहुत सारी सेल एक साथ ऊपर नीचे एसोसिएट होकर भी रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंटस फॉर्म, यानी कि एक फिलामेंटस फॉर्म में एक रो ऑफ सेल्स होती हैं, एक रो में बहुत सारी सेल्स ऊपर नीचे अरेंज होती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं और ये एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक सिंगल रो यहाँ पर सेल्स की है, तो इस फॉर्म को हम फिलामेंटस फॉर्म बोलते हैं। इसका जो एक फिलामेंट होता है उसको ट्राइकोम भी कहा जाता है। तो जो ट्राइकोम की फॉर्म होते हैं इस फॉर्म में भी साइनोबैक्टीरिया बड़ी आसानी से देखने को मिलता है। जो फिलामेंटस फॉर्म होती है साइनोबैक्टीरिया की बहुत ही वाइडली स्प्रेड होती है और ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया फिलामेंटस फॉर्म में ही मिलते हैं। यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म भी इनकी हो सकती है। जो इसका ट्राइकोम होता है इसके चारों तरफ एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, इस तरह से ये इसको घेर के रखता है जिससे ये प्रोटेक्टेड रहे। जो सब्सटेंस इसको चारों तरफ से सराउंडेड करके रहता है उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, आपने भिंडी देखी होगी, जैसे भिंडी को काटते उसमें से लार सी निकलना स्टार्ट हो जाती है, बस कुछ उसी तरह का ये सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा होता है और इसकी जो फिलामेंट्स होता है इनको बाहर से प्रोटेक्शन करता है। अब जो इसके फिलामेंट्स होते हैं या इसका जो एक सिंगल ट्राइकोम होता है वो दो तरह से आपको मिल सकता है, या तो ये होमोसिस्टस होगा या फिर ये हेटेरोसिस्टस होगा। होमोसिस्टस का मतलब है यहाँ पर कि सेल्स की एक रो मिलेगी आपको, सिंगल रो सेल्स की मिलेगी जिसमें के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे होमोसिस्टस। जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये वाली, ये एक होमोसिस्टस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके अंदर हेटेरोसिस्टस स्ट्रक्चर भी मिलती है। इसके अंदर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। हेटेरोसिस्टस यानी हेटेरोसिस्ट, यानी कि एक डिफरेंशिएटेड सेल है, इसके अंदर अगर हेटेरोसिस्ट मिल जाता है तो ये डिफरेंशिएटेड हो जाती है, यानी कि दो हिस्से में ये डिवाइड सी आपको दिखाई देगी। यानी कि एक रो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डेवलप हो जाए जिसको हम कहें हेटेरोसिस्ट, और इससे बाद में आगे नॉर्मल सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। तो अगर इसके फिलामेंट या ट्राइकोम में हेटेरोसिस्ट डेवलप हो जाता है तो इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्टस। यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है होमोसिस्टस। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स एक रो में आप देख पा रहे होंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये ओसिलेटोरिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये आप हेटेरोसिस्टस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक हेटेरोसिस्ट एक सेल आप स्पेसिफिक सेल देख रहे हैं, थोड़ी सी थिक और लार्जर ये सेल है। ये ज़्यादातर नोस्टॉक के अंदर मिलता है। हेटेरोसिस्ट की हेल्प से ही जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ये इसकी दो इंपॉर्टेंट थैलस स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो थैलस की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हेटेरोट्राइकस फॉर्म में भी मिलती है। हेटेरोट्राइकस फॉर्म के अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स नीचे की तरफ अरेंज हो जाते हैं जिनको बोलते हैं प्रोस्टेट फिलामेंट्स, यानी कि ये फिलामेंट्स नीचे लेट गए हैं, बिल्कुल दंडवत हो गए आपके सामने सर झुकाकर आपको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे की तरफ इन्होंने एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है और कुछ फिलामेंट्स यहाँ पर ऊपर की तरफ अरेंज्ड हैं हवा लेने के लिए। ये हवा खा रहे हैं और हवा में ये इधर उधर हिल रहे हैं। ये जो फिलामेंट्स ऊपर की तरफ अरेंज्ड है इनको हम बोलते हैं इरेक्ट फिलामेंट्स। तो इरेक्ट फिलामेंट्स ऊपर की तरफ अरेंज हो गए और कुछ फिलामेंट्स नीचे की तरफ लेट गए जिनको हमने कहा प्रोस्टेट फिलामेंट। अगर इस तरह की थैलस स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया की मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्राइकस फॉर्म। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि जो
मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया की, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया या तो यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलेगा यानी कि एक सेल मिलेगी, या बहुत सारी सेल एक जगह इकट्ठा होकर आपको मिलेंगी। जो बहुत सारी सेल्स इसकी कॉलोनी बनाकर रहती हैं वो ज़्यादातर एक फिलामेंट की फॉर्म में रहती है। इसके एक फिलामेंट को ट्राइकोम भी कहा जाता है। ट्राइकोम के चारों तरफ म्यूसिलेज की सीथ होती है, और जो ट्राइकोम होता है इसका 3 तरह से हमें दिखाई दे सकता है। या तो हमें वो दिखाई देगा होमोसिस्टस फॉर्म में, यानी इसके अंदर सेल्स की रोज होंगी, या हमें दिखाई देगा वो हेटेरोसिस्टस फॉर्म में। हेटेरोसिस्टस फॉर्म का मतलब है कि इसका जो फिलामेंट होगा इसके बीच में हेटेरोसिस्ट मिलेगा, या फिर ये हमें दिखाई देगा हेटेरोट्राइकस फॉर्म में। हेटेरोट्राइकस फॉर्म का मतलब है कि कुछ फिलामेंट्स लेटे होंगे नीचे की तरफ और कुछ फिलामेंट्स ऊपर देखने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हेटेरोट्राइकस फॉर्म। तो ये हो गए हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया की। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए कि इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है। जो नॉर्मल बैक्टीरिया आपने पढ़ा है उसके पास फ्लैजिला होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, जैसे कि ऑसिलेटोरिया का एग्जाम्पल आप लें, ये एक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलता रहता है हवा में। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसके फिलामेंट का वो हवा में इधर उधर मूव करता रहता है। इसकी जो मोशन होती है इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कहते हैं। इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर होते थे। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है एक साइनोबैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है वो सारी की सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना है कि बैक्टीरिया से ज़्यादा इसके अंदर क्या है। इसकी जो सेल्स होती हैं एक बैक्टीरियल सेल से बड़ी होती है, यानी लार्जर होती है साइज में, और थोड़ी सी इलेबोरेट स्ट्रक्चर इसकी होती है। अब ये कैसे इलेबोरेट है वो भी हम समझेंगे। तो पहले तो हमें ये जानना है कि प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इसके अंदर सारे के सारे वो फीचर्स आपको मिलेंगे जो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। या आपने पहले ही पढ़ लिया कि ये ग्राम निगेटिव है। ग्राम निगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सेल वॉल है वो 2 लेयर्स की बनी हुई है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की है। जो इसकी पहली लेयर होती है वो थोड़ी कन्वोल्यूटेड होती है, यानी कि ये फोल्डेड सी होती है जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और जो दूसरी लेयर होती है सेल वॉल की वो बिल्कुल स्मूथ होती है। दोनों लेयर्स पेप्टाइडोग्लाइकन की ही बनी हुई है। यहाँ पर इसके चारों तरफ एक म्यूसिलेज की बनी हुई सीथ होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। म्यूसिलेज के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपोलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी कि ये सुगरी सा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जिसका मेन कंपोनेंट सुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनका आपस में कॉम्बिनेशन होकर के वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। सेल वॉल के नीचे इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ये भी आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। किंगडम मोनेरा के किसी भी मेंबर के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स वगैरह इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मेटेरियल की फॉर्म में डीएनए का सर्कुलर स्ट्रैंड आपको मिलेगा और 70s राइबोसोम्स भी मिलते हैं। 70s राइबोसोम्स आप जानते ही हैं, और राइबोसोम्स के बारे में आप ये भी जानते हैं कि ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गई सेल की। अब इसके अलावा सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है एक साइनोबैक्टीरिया का, उसके 2 रीजन्स होते हैं। यहाँ पर एक मैं सेल बना लेता हूँ। ये सेल की स्ट्रक्चर आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। तो जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। जो आउटर्स का साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा पिगमेंटेड होता है, और जो इनर साइटोप्लाज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो आउटर साइटोप्लाज्म है जो कि पिगमेंटेड सा है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म, और जो इनर ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। यानी कि ये जो हिस्सा है सेंटर में है इट इज कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म। ये पिगमेंटेड नहीं होता है, और इससे बाहर का जितना भी ये पोर्शन है इट इज कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जो है ये पूरी तरह से पिगमेंटेड है, यानी इसके अंदर पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। जो सेंट्रल वाला पोर्शन है दैट इज सेंट्रोप्लाज्म, ये बिल्कुल पिगमेंटेड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। दिस इज सेंट्रोप्लाज्म एंड आउटर पिगमेंटेड इज क्रोमोप्लाज्म। यहाँ पर इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाहर की तरफ बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोइड के बाहर जितना भी पोर्शन है ये सारा का सारा जो है ये पिगमेंटेड सा है। तो इस पूरे की पूरे जो ये पोर्शन है साइटोप्लाज्म का इसको हम कहेंगे क्रोमोप्लाज्म, और जो यहाँ पर जहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। तो ये जो
क्रोमोप्लाज्म है ये इतना पिगमेंटेड सा क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे भी रीजन है। क्रोमोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्रोमेटोफोर्स भी कहा जाता है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आप याद करें जब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम होता है क्लोरोसोम, और क्लोरोसोम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोरोसोम जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड रहते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, लेकिन वो मेम्ब्रेन्स फ्रीली प्रेजेंट है इसके क्रोमोप्लाज्म के अंदर। तो आपको ये बात समझ लेनी है कि जो क्रोमोप्लाज्म है इसका आउटर पोर्शन है, पिगमेंटेड पोर्शन है साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म का, उसके अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। अब ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी तो इनके पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और कैरोटिनोइड्स। इसके अलावा इसके पास होता है जेंथोफिल्स। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसका हो गया क्लोरोफिल ए, और एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए इसके कैरोटिनोइड्स एंड जेंथोफिल्स। क्लोरोफिल ए का काम है फोटोसिंथेसिस करना, और कैरोटिनोइड्स और जेंथोफिल्स का काम है इसको प्रोटेक्शन देना, क्लोरोफिल को बचाना और सनलाइट की रेज को एब्जॉर्ब करना और उसको आगे तक पहुंचा देना। इसके पास क्लोरोफिल बी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल बी जो होता है ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर होता है। मल्टीसेलुलर जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, उनके अंदर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो इसके क्रोमोप्लाज्म में है। ये जो क्रोमोप्लाज्म में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आप देख रहे हैं, इसमें से एक मेम्ब्रेन को हम निकाल लेते हैं। तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे के सारे पिगमेंट्स यहाँ पर भरे हुए हैं। ये पिगमेंट्स जो मैंने रेड कलर से गोले से बना दिए हैं, इनसे आप समझ लीजिएगा कि ये पिगमेंट्स थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं। 3 पिगमेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनोइड्स एंड जेंथोफिल्स। तो ये स्ट्रक्चर होगी इसके क्रोमोप्लाज्म की और थाइलेकोइड्स की। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है फाइकोबिलिसोम्स। थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होते हैं इसके बाहर की तरफ ये एसोसिएटेड होते हैं, इसके बाहर की तरफ ये अटैच्ड होते हैं। यानी कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है साइनोबैक्टीरिया के क्रोमोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर जो मेन पिगमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल ए, कैरोटिनोइड्स और जेंथोफिल्स, वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो ये हो गए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए, कैरोटिनोइड्स और जेंथोफिल्स। इसके अलावा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर ही इसके अंदर कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम्स कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स सी हमें दिखाई देती हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये कुछ आपको सर्कुलर सी ग्रैन्यूल्स दिख रही हैं, इन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है फाइकोबिलिन्स। ये देख रहे हैं आप, ये पिगमेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए आप देख पा रहे होंगे। दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड फाइकोबिलिन्स। तो 3 फाइकोबिलिन्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया की सेल के अंदर, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम इसको समझेंगे। हम एक सेल बना लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। ये एक साइनोबैक्टीरिया की सेल हो गई। इसका जो बाहर वाला पोर्शन है पिगमेंटेड सा ये होता है, इसको बोलते हैं हम क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स साइनोबैक्टीरिया की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन होते हैं, एक थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ये एक थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स। तो वे यहाँ पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल पिगमेंट्स भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं जो छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ एसोसिएटेड होती हैं। इन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं फाइकोबिलिसोम्स, और फाइकोबिलिसोम्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। 3 टाइप के फाइकोबिलिन्स होते हैं। सबसे पहला होता है फाइकोसाइनिन, दूसरा होता है सी एलोफाइकोसाइनिन और तीसरा होता है सी फाइकोएरिथ्रिन। आप इनको खाली
फाइकोएरिथ्रिन भी बोल सकते हैं, पूरा नाम है इसका सी फाइकोएरिथ्रिन। जो सी फाइकोसाइनिन होता है वो ब्लू कलर का होता है, सी एलोफाइकोसाइनिन है ये भी ब्लू कलर का होता है, और सी फाइकोएरिथ्रिन होता है ये रेड कलर का होता है। इन्हीं तीनों पिगमेंट्स की वजह से ही ये अलग अलग कलर अपने चेंज कर सकता है। तो ये जो एडिशनल पिगमेंट्स हो गए साइनोबैक्टीरिया की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड, इनको याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक माइंड मैप प्रिपेयर किया है। इसकी हेल्प से आप इनको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ है ये एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है कुछ ग्रैन्यूल्स। एक ये पूरी की पूरी ग्रैन्यूल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर से, ये आप एक फनल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जो ये फनल टाइप स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी ये एक ग्रैन्यूल है जिसका नाम है फाइकोबिलिसोम। फाइकोबिलिसोम के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जिनका नाम है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो है वो 3 टाइप के फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट है यहाँ पर। सबसे पहले जो टाइप है वो है सी एलोफाइकोसाइनिन, दूसरा है सी फाइकोसाइनिन एंड थर्ड है सी फाइकोएरिथ्रिन। सी एलोफाइकोसाइनिन और सी फाइकोसाइनिन का कलर है ब्लू, और सी फाइकोएरिथ्रिन होता है रेड कलर का। तो ये होगी सेलुलर स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया की। अब सेलुलर स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें बच गई वो आप समझ ही पा रहे होंगे। क्रोमोप्लाज्म हमने समझ लिया है, अब बच गया सेंट्रोप्लाज्म। तो जो सेंट्रोप्लाज्म होता है इसके अंदर बिल्कुल सेंट्रल में इसके अंदर एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है सेंट्रोप्लाज्म में, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का होता है जैसा कि आपने एक बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था। बैक्टीरिया की तरह से इसके अंदर प्लाज्मिड या ट्रांसपोजोन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। 70 राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पर इधर उधर इसके अंदर। साइनोबैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन्स की बनी हुई कोल्ड सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है लेमेलोसोम। लेमेलोसोम जो होता है ये मीजोसोम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मीजोसोम आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर तब उसको कहा जाता है मीजोसोम। लेकिन यहाँ पर जो लेमेलोसोम है साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये इन्वेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सेंट्रोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर सी होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया की सेल में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लेमेलोसोम कहाँ पर होते हैं। तो लेमेलोसोम आपको याद रखना है। लेमेलोसोम सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया की सेल के सेंट्रोप्लाज्म में लोकेटेड होती है। इसके अलावा जो सेल स्ट्रक्चर होती है साइनोबैक्टीरिया की उसके अंदर कुछ इंक्लूजन्स भी मिलते हैं। इंक्लूजन्स का काम होता है इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखना। तो इसके अंदर जो अल्फा ग्रैन्यूल्स मिलती हैं उनके अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनोफाइशियन या मिक्सोफाइशियन स्टार्च इसके अंदर स्टोर फॉर्म होती है। ग्लाइकोजन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर स्टोर फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्च को स्टोर करता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की 2 फैमिलीज हैं, साइनोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। उनमें जो स्टार्च की स्ट्रक्चर होती है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, इसी वजह से उनको साइनोफाइशियन स्टार्च एंड मिक्सोफाइशियन स्टार्च कहा जाता है। तो अल्फा ग्रैन्यूल्स हो गए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं बीटा ग्रैन्यूल्स। बीटा ग्रैन्यूल्स स्टोर करती हैं फैट्स को। साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स स्टोर करती हैं प्रोटीन्स को। वोल्यूटिन बॉडी स्टोर करती हैं फॉस्फेट को, और इसके अलावा कुछ पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं जो स्टोर करती हैं रूबिस्को को। अब रूबिस्को क्या बोला है इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। रूबिस्को के बारे में आप कंप्लीट डिटेल्स चीज़ें पढ़ेंगे जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। रूबिस्को का पूरा नाम होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज। इतना बड़ा नाम आप याद मत रखिए, आप ये समझ लीजिए कि पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं साइनोबैक्टीरिया की सेल के अंदर जिसके अंदर एक एंजाइम स्टोर रहता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। ये जो एंजाइम होता है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जा रहा होता है उसमें ये हेल्प करता है। रूबिस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं सभी के अंदर इसका पाया जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये पॉलीहेड्रल बॉडीज के अंदर होता है। आपको ये भी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं है, तो अलग से स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर रूबिस्को स्टोर्ड है, और अलग से थाइलाकोइड्स है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो इंक्लूजन है अल्फा ग्रैन्यूल्स यानी कि स्टार्च, बीटा ग्रैन्यूल्स यानी कि फैट्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स यानी कि प्रोटीन्स, वोल्यूटिन बॉडी यानी फॉस्फेट। वोल्यूटिन बॉडी के बारे में आपने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था। एक नई चीज़ यहाँ पर आई है पॉलीहेड्रल बॉडी जिसके अंदर रूबिस्को सेव होता है। रूबिस्को एक एंजाइम होता है, ये आप जान गए हैं।
अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटिक एडेप्टेशंस के बारे में। क्रोमेटिक एडेप्टेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है साइनोबैक्टीरिया का, जो इसको अलग बनाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। इसके अंदर होता यह है कि जो इसकी पिगमेंट कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है। अभी आपने समझ लिया पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर यहाँ पर इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जिसके अंदर है क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स भी हैं जिनको बोलते हैं फाइकोबिलिसोम्स। इसके अंदर फाइकोबिली प्रोटीन्स होते हैं, वो भी 3 टाइप के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी एलोफाइकोसाइनिन। ये जो पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर इतने सारे, साइनोबैक्टीरिया के अंदर इनकी जो नंबर्स होते हैं वो बदलती रहती है, यानी कि इसका जो अनुपात होता है वो चेंज होता रहता है और वो इनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। और बदलता ये इसलिए है जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि आप समझिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कभी इसको ज़्यादा लाइट मिलेगी, कभी कम लाइट मिलेगी। पानी पे ज़्यादातर रहता है, कभी वाटर फ्लो उसको किसी जगह ले जाएगा, कभी दूसरी जगह ले जाएगा, कभी ये थोड़ा गहराई में चला जाएगा, कभी दूसरे प्लांट के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है और उसी हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको चेंज करता रहता है। अब जैसे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अनुपात को, रेशो को चेंज करेगा, इसका जो कलर है वो भी बदल जाता है। तो इसका जो कलर है साइनोबैक्टीरिया का वो चेंज होता रहता है, कभी हमें ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देगा, कभी हमें वायलेट कलर का दिखाई देगा, कभी किसी और कलर का दिखाई देगा। तो ये जो है फिनोमेना है जिसमें साइनोबैक्टीरिया अपने कलर्स चेंज करता हुआ हमें महसूस होता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एडेप्टेशन। क्रोमेटिक एडेप्टेशन को डिस्कवर किया था सबसे पहले गैड्यूकोव ने, इसलिए इनको गैड्यूकोव फिनोमेना भी कहा जाता है। गैड्यूकोव्स फिनोमेना या क्रोमेटिक एडेप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइनोबैक्टीरिया का। अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ओसिलेटोरिया में। ओसिलेटोरिया जो होता है ये रेड दिखाई देता है ग्रीन लाइट में और ब्लू ग्रीन दिखाई देता है ऑरेंज लाइट में। तो इस तरह से जितने भी साइनोबैक्टीरिया होता है उनके अंदर क्रोमेटिक एडेप्टेशंस कर लेने की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। तो अभी तक हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। क्या क्या आज के वीडियो लेक्चर में हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, फोटो ऑटोट्रोफिक होता है क्योंकि अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ये ऑक्सीजन इवोल्व करते हैं और इनके ऑक्सीजन इवोल्व करने से ही हमारी अर्थ जीने लायक बनी, जिससे और जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो इवोल्व हो सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है साइनोबैक्टीरिया का। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, ज़्यादातर जगह पर ये मिलते हैं, एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल है, यहाँ तक ये ब्रैकिश जोन के अंदर भी मिलते हैं और ब्रैकिश जोन के अंदर ये एल्गल ब्लूम्स क्रिएट करते हैं, जहाँ पर ये पूरा वाटर का जो कलर है ग्रीन कर देते हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का वहाँ पर जीना दुश्वार कर देते हैं। इनकी जो फॉर्म्स होती है वो यूनिसेलुलर या फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस फॉर्म के अंदर बहुत सारी सेल्स एक के ऊपर एक रोज की फॉर्म में दिखाई देती है। अगर वे रो जो है सेल्स की उनमें कोई भी हेटेरोसिस्ट जैसी स्ट्रक्चर नहीं है तो हम उनको बोलते हैं होमोसिस्टस, और अगर उनके अंदर हेटेरोसिस्ट है तो हम उनको बोलते हैं हेटेरोसिस्टस। इसके अलावा एक और हमने स्ट्रक्चर इसके अंदर समझी जिसको बोलते हैं हेटेरोट्राइकस, जिसके अंदर प्रोस्टेट और इरेक्ट फिलामेंट्स मिलते हैं। इसकी अगर सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिसको सराउंड कर रही है म्यूसिलेज की सीथ। इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, 70s राइबोसोम और न्यूक्लियोइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके जो क्रोमोप्लाज्म होता है थाइलोकोड्स के अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। इसके अलावा जो थाइलोकोइड की मेम्ब्रेन्स होते हैं उससे कुछ ग्रेन्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर चिपकी हुई दिखाई देते हैं जिनको बोलते हैं फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। 3 टाइप के फाइकोबिलिन्स हमने पढ़े, सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का, सी एलोफाइकोसाइनिन ये भी ब्लू कलर का, एंड सी फाइकोएरिथ्रिन ये होता है रेड कलर का। इसके अलावा जो बहुत सारा मटेरियल होता है उसको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखने के लिए इसके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज मिलती है। इंक्लूजन बॉडीज में अंदर इसके अंदर अल्फा ग्रैन्यूल्स होती हैं स्टार्च को स्टोर करने के लिए, बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए, और साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होती हैं प्रोटीन को स्टोर करने के लिए।
वोल्यूटिन बॉडी होती है इसके पास जिसमें फॉस्फेट को स्टोर करता है, और पॉलीहेड्रल बॉडीज होते हैं जिसमें ये रूबिस्को को स्टोर करता है। रूबिस्को एक एंजाइम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्सेशन करने में रूबिस्को हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने साइनोबैक्टीरिया का एक पोर्शन पढ़ लिया है। साइनोबैक्टीरिया का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर से आपने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर भी करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।